किसी भी बेहतरीन प्लान को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? व्यवस्था। जी हाँ, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट की वो ताकत है जो हर तरह की उलझन और अफरा तफरी को खत्म करके एक साफ रास्ता बनाती है, ताकि बड़े से बड़े आइडियाज भी सच हो सकें। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए नेहा से, जो एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर है। उनकी जूते की फैक्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब वहां भारी अव्यवस्था फैल गई है, और ये बढ़ती हुई अफरा तफरी उनके पूरे बिजनेस को डुबोने का खतरा बन चुकी है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए नेहा को एक नक्शे की जरूरत है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उनकी कंपनी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर सके। और इस ढांचे की नींव रखी जाती है ऑर्गेनाइजिंग के 4 बहुत जरूरी कदमों से। ये 4 कदमों की प्रक्रिया नेहा के लिए एक रोडमैप की तरह है। ये उन्हें अपनी बड़ी सी मुश्किल को छोटे, संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। देखिए, पहले काम को पहचानो, फिर एक जैसे कामों को एक साथ ग्रुप कर दो, उसके बाद जिम्मेदारियां सौंपो, और आखिर में ये तय करो कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। इससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और क्लैरिटी आती है। अब नेहा एक ऐसे दौराहे पर खड़ी हैं जहां उनका एक फैसला कंपनी का पूरा भविष्य तय करेगा। उन्हें अपनी कंपनी के लिए आखिर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चुनना चाहिए? नेहा के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां वो एक जैसे काम करने वाले एक्सपर्ट्स के डिपार्टमेंट बना सकती हैं, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। और दूसरा रास्ता है डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां वो अपने हर प्रोडक्ट जैसे जूते, बैग्स, कपड़े के लिए एक अलग छोटी कंपनी जैसी यूनिट ही बना सकती हैं। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। जैसा कि मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने चेतावनी दी थी, एक गलत ढांचा चुनने का मतलब उनकी इस सालों की मेहनत पर पानी फेरना भी हो सकता है। नेहा को जल्द ही यह एहसास होता है कि कंपनी का जो ऑफिशियल ढांचा है वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पर्दे के पीछे एक और शक्तिशाली, अनदेखी ताकत काम कर रही है। एक तरफ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी का ऑफिशियल नक्शा जो बताता है कि कौन बॉस है और कौन किसे रिपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ है इनफॉर्मल नेटवर्क, जो कर्मचारियों के आपसी सोशल रिश्तों से अपने आप ही बन जाता है। सोचकर देखिए, कैसे लंच पे हुई एक छोटी सी बातचीत उस समस्या को सुलझा देती है जो हफ्तों से ईमेल में अटकी हुई थी। ये है इस इनफॉर्मल नेटवर्क की ताकत। लेकिन हाँ, यही नेटवर्क अफवाहों को जंगल की आग की तरह भी फैला सकता है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। अपने कारोबार को वाकई में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेहा को यह समझना होगा कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। उन्हें अपनी टीम को ताकत देना सीखना ही होगा। उनका पहला सबक है डेलीगेशन, यानी अपने सबॉर्डिनेट्स पर भरोसा करके उन्हें काम और अधिकार सौंपने की कला। ये किसी भी मैनेजर के लिए सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। और ये सिर्फ काम सौंपना नहीं है, बल्कि इसमें 3 चीजों का एक बैलेंस है: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, लेकिन काम को सही ढंग से पूरा करने की जिम्मेदारी और आखिरी नतीजे की जवाबदेही दोनों नीचे से ऊपर की ओर आती हैं। लेकिन अगर नेहा को तेजी से ग्रो करना है तो उन्हें सिर्फ कुछ काम सौंपने से आगे बढ़ना होगा। उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाना होगा, यानी फैसले लेने की ताकत को ऑर्गेनाइजेशन में नीचे तक फैलाना होगा। जहां डेलीगेशन एक मैनेजर और उसके सबॉर्डिनेट के बीच होता है, वहीं डिसेंट्रलाइजेशन एक पूरी सोच है, एक पॉलिसी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ताकत देती है। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियां इसी सिद्धांत पर चलती हैं, जिससे उनकी हर यूनिट तेजी से फैसले ले पाती है। तो नेहा ने अपनी कंपनी को सफलतापूर्वक एक नया ढांचा दे दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि हमने जो सिद्धांत सीखे हैं वो असल जिंदगी की चुनौतियों पर कैसे लागू होते हैं। पहली चुनौती, एक सफल खिलौना कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के नए बाजार में उतरना चाहती है। उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, नेहा के रास्ते पर चलते हुए डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे कंपनी इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के लिए एक पूरी तरह से फोकस नई यूनिट बना सकती है, और वो भी अपने मौजूदा खिलौनों के कारोबार को छेड़े बिना। अच्छा, अब एक दूसरी और ज्यादा पेचीदा चुनौती। एक मैनेजर अपने फोरमैन को 200 यूनिट बनाने का टारगेट देता है, लेकिन उसे स्टोर से सामान निकालने की अथॉरिटी नहीं देता। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो गलती किसकी है? यह गलती पूरी तरह से मैनेजर की है। उन्होंने जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन उस काम को करने का अधिकार नहीं दिया। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी को बिना औजारों के घर बनाने के लिए कह दिया जाए। हार तो लगभग तय थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ चार्ट और बॉक्स बनाने का काम नहीं है।
ये एक ऐसा माहौल, एक ऐसा जीता जागता ढांचा बनाने की कला है जहां लोग मिलकर बेहतरीन काम कर सकें और किसी भी कारोबार को अफरा तफरी से निकालकर सफलता की स्पष्टता तक ले जा सकें।